दिल्ली पुलिस के दफ्तर में एक घंटी बजती है और उस घंटी बजने के साथ दिल्ली पुलिस के आला अफसर, बड़े बड़े अधिकारी गोताखोरों को लेकर निकल पड़ते हैं दिल्ली से वृंदावन की ओर। और फिर बीच यमुना नदी के ऊपर वो गाड़ी खड़ी कर कर अपने अफसरों को, अधिकारियों को और गोताखोरों को कहते हैं कि जाकर नदी के तलहटी में ढूंढना शुरू करो। गोताखोरों को नहीं पता कि उन्हें नदी के अंदर क्या चीजें मिलेंगी। पुलिस अफसर को पीछे की कहानी जरूर पता थी, लेकिन गोताखोरों को जब भेजा जाता है अंदर, तब उस नदी से एक काले बड़े पॉलिथीन बैग के अंदर से एक इंसानी सिर मिलता है। पहली पॉलिथीन मिल चुकी थी, फिर बड़े अधिकारी एक एक कर कह रहे थे कि और अच्छे तरीके से ढूंढो, इस नदी के अंदर बहुत सारी चीजें और भी निकलेंगी। गोताखोर पूरे दिन मेहनत करते हैं और उस मेहनत करने के बाद दो और पॉलिथीन निकलती है। एक पॉलिथीन में एक तरीके से शरीर के टुकड़े किए हुए हिस्से रखे गए थे, पैर रखा हुआ था। दूसरे पॉलिथीन में बॉडी के और भी छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसमें ठूस कर बांध कर नदी के अंदर फेंक दिया था, यमुना नदी के ऊपर। और ये जो सारी जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, जब खुद दिल्ली पुलिस वाले ये सारी चीजें देख रहे थे, वो हैरान परेशान थे कि कातिल ने किस कदर परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की है। एक ऐसे शख्स को मारा है जो कि करोड़पति है, जो कि बड़े सदन में कैंटीन चलाता है, और उसे इस तरीके से गायब किया कि हर किसी को लग रहा था कि ये जो शख्स जिसके शरीर को काट काट कर यमुना नदी में फेंका गया है, वो असल में तो गोवा घूमने गया है। क्योंकि मरने के बाद उस मुर्दे ने, उस लाश के फोन से एक तरीके से तमाम लोगों को यह कहा जाता है कि मैं छुट्टी मनाने गोवा जा रहा हूं। और दिल्ली से गोवा तो नहीं पहुंचा, लेकिन किस तरीके से इस कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आता है, और वही इंसान जो गोवा ना जाकर यमुना नदी के नीचे उसके टुकड़ों में लाश किस कदर मिलती है, क्या है पर्दे के पीछे की डरावनी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। तो दिल्ली में एक करोड़पति का कत्ल कर दिया जाता है। नाम है अनुरूप गुप्ता, उम्र 48 साल। अब किस तरीके से अनुरूप गुप्ता जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए इन पॉलीथीन बैग्स में यमुना नदी के अंदर मिलते हैं, उससे पहले आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी। अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अनुरूप की हत्या की प्लानिंग बनाई गई और कैसे उनको ठिकाने लगाया गया। इसमें आप गौर करिए, एक सीसीटीवी तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तारीख पर ध्यान देंगे तो 18 फरवरी की तारीख है और समय हो रहा है करीब करीब 6:30। इस वक्त एक बाइक आपको दिखाई दे रही है। इस बाइक पर आगे एक शख्स बैठा है जो बाइक को चला रहा है, और पीछे मैं कोशिश करूंगी, हमारे एडिटर से भी कहूंगी कि वो इसको थोड़ा स्लो करके आपको दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। बाइक पर जो पीछे शख्स मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि अनुरूप गुप्ता है, जिनकी लाश टुकड़ों में कटी हुई मिली है। और आगे जो बैठा हुआ है वो है एक रैपिडो ड्राइवर। अब ये जो आप गली देख रहे हैं, अगर इसे देखने की कोशिश करेंगे तो ये गली काफ़ी संकरी है, छोटी छोटी काफ़ी गलियां जो है उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है। आसपास अगर आप देखेंगे तो कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रक जैसी, और छोटी वैन जो होती है वो खड़ी हुई हैं, बाइक भी खड़ी हुई है। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से आपको पीछे से बाइक जो उस बाइक है वो जाती हुई दिख रही है जिसमें रैपिडो ड्राइवर है। अब सामने की एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए कई सारे घर दिख रहे हैं, और ये जो रोशनी आ रही है वही बाइक है जिस पर सामने आगे जो है रैपिडो ड्राइवर बैठा है, पीछे अनुरूप गुप्ता बैठे हुए हैं। 6:30 यानी 6:33 का वक्त है जब वो इस एरिया में दाखिल हो रहे हैं। अगर एरिया का नाम बताऊं तो है मटियाल एक्सटेंशन। अब यहाँ पर वो दाखिल होते हैं, रैपिडो ड्राइवर उन्हें उतारता है और इसके बाद अनुरूप गुप्ता एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। वो जिस घर में जाते हैं वहाँ पर एक लड़की राखी जिसका नाम है, वो इनका इंतज़ार कर रही थी बड़ी ही बेसब्री से। अब जैसे ही अनुरूप गुप्ता राखी के पास पहुंचते हैं, राखी दरवाज़ा बंद करती है कि 2 मिनट बाद इसी घर के अंदर, जिस घर में अनुरूप गुप्ता घुसते हैं, उसी घर के अंदर 4 और मर्द दाखिल होते हैं। वो बेल बजाते हैं, राखी के चेहरे पर मुस्कान आती है और राखी फ़ौरन जाकर उस दरवाजे को खोलती है और 4 शख्स, जो 4 लड़के थे, वो अंदर दाखिल होते हैं। और इसके बाद जो प्लान बनाया गया था कत्ल का, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यही राखी जिसने दरवाज़ा खोला अनुरूप गुप्ता के लिए और अपने 4 साथियों के लिए, वही राखी अब आगे बढ़कर
अनुरूप गुप्ता को ये लोग कोशिश करते हैं बांधने की, यानी कि वो जो 4 लड़के अंदर आए, पहले से जो एक महिला मौजूद थी, अनुरूप गुप्ता जैसे ही बैठते हैं वो उन पर अटैक करते हैं, उनके हाथ पैर को बांधा जाता है। एक करोड़पति शख्स की एक कमरे के अंदर किडनैपिंग की जाती है और बाकायदा उनके हाथ को बांधकर, उनके पैर को बांधकर उन्हें बेड पर फेंक दिया जाता है और ऊपर से रजाई डाल दी जाती है ताकि वो चाह कर भी खुद को बाहर ना निकाल पाए। क्योंकि सोचिए, एक शख्स के अगर हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, पैर नीचे बंधे हैं, ऊपर से सामान रख दिया गया है, तो वो काफ़ी दबाव महसूस करेंगे, हाथ पहले ही पीछे हैं, तो किसी भी तरीके से वो शख्स भाग नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो अनुरूप गुप्ता है वो किसी तरीके से इन चालाक भेड़ियों के बीच में से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये शख्स यानी कि अनुरूप गुप्ता रात भर मशक्कत करते हैं अपने हाथ को खोलने की, अपने पैरों को खोलने की, और कहीं ना कहीं ये उसमें कामयाब भी होते हैं। सोचिए, एक शख्स जिसके ऊपर रजाई पड़ी हुई है, हाथ पीछे बंधा हुआ है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने हाथों को अंगूठे के जरिए कैसे भी रस्सी खोलने की कोशिश करता है और उनका आधा हाथ खुल भी जाता है, जिसके बाद वो अपना हाथ सामने लाते हैं और पैर को खोल देते हैं। जैसे उनका पैर खुलता है, उन्हें समझ में आता है कि अब वो भाग सकते हैं। फौरन वो अपने कंधे से, अपने जो कोहनी का एरिया होता है वहाँ से जो रजाई है उसे हटाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी किस्मत को कुछ और मंजूर था कि जो लड़की राखी थी उसकी आंख भी खुल जाती है और वो जैसे बाहर आकर देखती है, वो देखती है कि अपने बिस्तर से अनुरूप गुप्ता उठकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। राखी चिल्लाती है, इतने में बाकी के लोग जो दोस्त थे अंदर वो भी सामने आते हैं और वो फिर से अनुरूप गुप्ता को दबोच लेते हैं और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया जाता है। ये लड़की राखी अनुरूप के सिर पर इतनी जोर से वार करती है कि वो जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जो दाव होता है उसके ज़रिए शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़े करने के बाद 6 टुकड़े किए जाते हैं। सबसे पहले अनुरूप का सिर काटा जाता है, फिर उनके दोनों हाथ, दोनों पैर और धड़ अलग किया जाता है और पॉलीथीन में पैक कर कर पूरी प्लानिंग के साथ यमुना नदी में फेंका जाता है ताकि पुलिस जो है वो कुछ कर ना पाए। और परिवार को ऐसे ऐसे मैसेज कर दिए जाते हैं जिससे हर किसी के दिमाग में यही आता है कि अनुरूप तो छुट्टी मनाने के लिए गोवा चले गए हैं। अब दरअसल ये जो आपने पूरा वाकया सुना, किस तरह से कत्ल किया गया, इसके पीछे की कहानी या पटकथा आप जब समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर क्यों इनका कत्ल किया गया और इनकी पूरी कहानी क्या थी और कातिल किस तरीके से पकड़े गए। सबसे पहले आप एक तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, पहले भी आपने देखी, अनुरूप गुप्ता, अगर इनकी तस्वीर पर आप नोटिस करेंगे तो इन्होंने हाथों में, गले में सोना, बहुत ज़्यादा गोल्ड पहना हुआ है और शायद यही वजह रही कि जो इनका कत्ल है वो इसी चीज़ के लिए कर दिया गया। दरअसल अनुरूप गुप्ता जो हैं वो द्वारका में रहते हैं, इनका एक फ्लैट है, राधिका अपार्टमेंट। इसके अलावा जो इनकी पत्नी है वो फिलहाल 8 महीने से दोनों सेपरेटेड हैं, एक साथ नहीं रह रहे। बहुत ज़्यादा बहस होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे एक दूसरे के बीच में, तो दोनों ने फैसला किया क्यों ना अलग हो जाएं। वाइफ अभी अलग रहती हैं, लेकिन अनुरूप गुप्ता जो हैं वो छत्तीसगढ़ सदन में अपनी कैंटीन चलाते हैं। इनके नीचे कई वर्कर्स काम करते हैं और ठीक ठाक इनकी आमदनी है, एक अच्छे बिजनेसमैन है ये। कई जगह और भी इनकी कैंटीन चलती है, तो ऐसे में काम के ही सिलसिले में ये कई लोगों से मिलते रहते हैं। अब इधर हाल ही में हुआ क्या कि 1 साल पहले इनकी मुलाकात हनी नाम के एक शख्स से होती है जो बिज़नेस के सिलसिले में इनसे मिलता है, कामकाज होता है, कुछ हद तक वो पार्टनर भी बन जाता है। दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो हनी है उसकी उम्र 29 साल है, दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 48 साल के अनुरूप और हनी के बीच में काफ़ी गहरे दोस्त बन जाते हैं, साथ में पार्टियां करते हैं। और ऐसे में हनी जो है वो अनुरूप को एक लड़की से मिलाता है, नाम है राखी। अब राखी और अनुरूप के बीच में कुछ संबंध स्थापित हो जाते हैं, हो सकता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। कई बार जो ये मटियाल एक्सटेंशन है यहाँ पर राखी के साथ जो अनुरूप है वो कई बार देखे भी गए, उनके दोस्तों का भी यही कहना है और साथ में वो समय भी बिताते थे यहाँ पर। तो अब धीरे धीरे जब राखी को हनी अनुरूप से मिलवा देता है तब वहाँ पर वो प्लान बनाता है। हनी को लगता है कि ये जो शख्स है जिसने इतने सोना पहन कर रखता है, जिसकी गाड़ियों में कैश दिखता है हमें पड़ा हुआ है ऐसे ही, जिसके हाथ सोने से लदे हुए हैं, गला सोने से भरा हुआ है, उसकी कैंटीन चल रही है, द्वारका में उसका खुद का अपार्टमेंट है, इसके अलावा जो पेरेंट्स जहाँ रहते हैं वो एक अपार्टमेंट है। तो हनी को लगता है कि ये जो आदमी है बड़े काम का है, करोड़पति आदमी है, इससे दोस्ती तो मैंने कर ली लेकिन उससे पैसे बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर मैंने इस शख्स का यानी अनुरूप का किडनैप कर लिया, किडनैप करके इसको ठग लिया, इससे पैसे लिए, तो 1 करोड़ रुपए तो बैठे बिठाए मिल जाएंगे और आराम से मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। आगे कुछ अगर मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये प्लानिंग ये जो हनी है बाकायदा करता है और इसी के लिए प्लांट करता है राखी को। राखी का विश्वास, उसे लगता है कि राखी का अगर विश्वास बन जाएगा अनुरूप के ऊपर तो अनुरूप कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसी सिलसिले में वो अपने बाकी दोस्तों को भी तैयार
करता है। अब जब सारे दोस्त मान जाते हैं, जो बाकी के 4 और दोस्त थे, एक हनी हो गया, एक राखी हो गई, ये जो सारे लोग जब मिल जाते हैं तब बाकायदा प्लानिंग की जाती है और कहा जाता है कि कैसे भी करके अनुरूप को अब हमें किडनैप करना और पैसे ऐंठने होंगे। अब इसके लिए करते क्या है, तो दरअसल ये जो हनी है इसकी एक पत्नी भी थी, कहा जा रहा है कि ये राखी के साथ भी शायद रिलेशन में था। इसकी जो खुद की पत्नी थी, अभी हाल ही में इनको एक बच्चा हुआ है, तो उसी सिलसिले में ये एक प्लानिंग करता है और कहता है कि ये सबसे अच्छा मौका है। जो अनुरूप है वो अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहता, उसकी बहन भी बाहर रहती है। अब ऐसे में उसकी पत्नी से उसकी बनती नहीं है, कोई आगे पीछे है नहीं पूछने वाला, तो उसे हम किडनैप कर लेते हैं। तो उसी बहाने से 18 फरवरी की तारीख को वो सुबह सुबह जाता है कैंटीन और कहता है कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा हुआ है, तो क्यों ना आप मटियाल एक्सटेंशन आइए, हम सारे दोस्त वहाँ पर बैठते हैं, पार्टी करेंगे, राखी भी होगी। अब अनुरूप को लगता है कि दोस्त यार बुला रहे हैं, पार्टी है, तो वो इसी प्लानिंग के तहत सोचता है कि कैंटीन बंद करके जल्दी आज चला जाता हूँ पार्टी में। अब अक्सर जो अनुरूप अपनी गाड़ी से चला करते थे किया सेल्टोस, अब वो क्या करते हैं, उस रोज़ वो रैपिडो बुक करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है जिस गली में यानी जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पे गलियाँ बहुत संकरी हैं, गाड़ी ले जाऊँगा, मोड़ने का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम, तो इसलिए वो रैपिडो बुक करते हैं उस रोज़। कैंटीन भी जो है वो कहते हैं अपने वर्कर से कि तुम लोग काम करो, मुझे कहीं जाना है। रैपिडो बुक करके वो वहाँ से निकलते हैं, जो मैंने आपको CCTV दिखाया है वहीं का है, और आने के बाद वो उस घर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा वाक़या बताया, पूरा सिलसिला तरीके से बताया कि क्या चीज़ें होती हैं, तो दरअसल यहाँ पर उनको बाकायदा जैसे ही वो एंटर होते हैं वहाँ पर पार्टी का कोई इंतज़ाम नहीं था, सीधे तौर पर उन पर अटैक किया जाता है, उनका हाथ पैर बांध दिया जाता है। और इसके बाद जो दोस्त खड़े थे वो बोलते हैं, उसमें से हनी बोलता है कि तुम्हारे पास जो सोने की चेन है, जो तुमने चीज़ें पहनी हुई, जितने भी सोने के ऑर्नामेंट्स हैं वो निकाल कर हमें दे दो, इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब इस पर जो सबसे पहले उनको लगता है अनुरूप को कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, लेकिन वो कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की, अपनी दोस्ती याद दिलाते हैं, लेकिन कोई इसमें मानता नहीं है, सब उनको मारने पीटने लगते हैं और इसके बाद वो अपने सोने और सारी चीज़ें उनको दे देते हैं। आगे जो है वो बोलता है हनी कि मुझे और भी चीज़ चाहिए, जो आप गाड़ी में कैश रखते हो और भी आपके पास सोना है वो सब चाहिए। इसके बाद अनुरूप बोलते हैं कि देखो वो तो गाड़ी में तुम्हें मिलेगा, गाड़ी मेरी अब सदन में खड़ी हुई है जहाँ पर कैंटीन है, मैं अपने साथ तो कुछ नहीं लाया, मैं तो रैपिडो से आया हूँ। इसके बाद जो दोस्त, जो 1 साल से दोस्त था, जो प्लानिंग कर रहा था, वो फ़ौरन कहता है कि गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी की चाबी अनुरूप से लेकर वो वापस कैंटीन जाता है। वहाँ पर जाने के बाद गाड़ी से जो कैश था, जो और भी सोने के सामान रखे थे गोल्ड्स के, वो सारे निकालता है और वापस वो अपने घर आता है। घर आने के बाद अब इनका प्लान था कि ये शख्स जो है, ये अभी हमने इसे किडनैप कर रखा है, बाद में देखिए क्या करना है, और इसीलिए वो लोग फिर से ये पुख्ता करते हैं कि हाथ पैर सही से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं। दोबारा से हाथ पैर सही से देखने के बाद वो उन्हें बेड पर फेंकते हैं, ऊपर से रज़ाई डालते हैं और खुद सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अनुरूप गुप्ता जो हार नहीं मान रहे थे, वो किसी भी तरीके से खुद को खोल रहे थे और खोल भी लेते हैं और भागने की जब कोशिश करते हैं, राखी आती है और राखी के आने के बाद सारी कहानी पलटती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है और फ़ौरन उन पर फिर से लोग हावी होते हैं। और ऐसे में हनी के एक दोस्त के पास चाकू था, वो चाकू लेकर फ़ौरन अटैक करना शुरू कर देता है। और ऐसे में जब लोग बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, तो बोलता है कि ये आदमी भाग जाता और भागने के बाद हमारी सारी पोल खुल जाती, जो पैसे मिले, जो गहने मिले, मिल नहीं पाते, तो इसलिए इसका मरना ज़रूरी है। और इसके बाद राखी भी उसमें शामिल होती है, वो डंडा लाती है, पीछे सिर पे मारती है, चाकू से लगातार वार किए जाते हैं, जिसके बाद जो अनुरूप है उसकी मौत हो जाती है। अब आगे का प्लान शुरू होता है। अब इन्होंने कत्ल तो कर दिया, लेकिन इनका प्लान ये था कि लाश को ठिकाने लगाएं, तो लगाएं कैसे। अब इसके लिए ये जो जितने भी कातिल हैं, इनमें से जो हनी है, जो मेन मुख्य आरोपी है, वो फ़ौरन उसे याद आता है कि उसे अपनी पत्नी को डॉक्टर के भी यहाँ भी ले जाना था, तो वो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है और वहीं पर पत्नी को घर छोड़ते हुए रास्ते से एक दांव खरीदता है। दांव लेकर ये वापस उस घर में आता है जहाँ कत्ल किया गया था। इसके बाद राखी, इसके दोस्त और ये बैठकर इत्मीनान से सोचते हैं कि बॉडी के टुकड़े कैसे किया जाए। सबसे पहले सिर को काटा जाता है, फिर दोनों हाथों को, फिर पैर को, और साथ ही जो पन्नी लेकर आया था, बड़ी बड़ी पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उसमें उन लाश को पैक किया जाता है। अब पैक करने के बाद सोचते हैं आगे किया क्या जाए। तो इसके बाद सोचिए, जिस शख्स का कत्ल किया गया उसी शख्स की गाड़ी में बॉडी पार्ट्स को डाला जाता है, यानी किया सेल्टोस। ये गाड़ी बहुत मेन है, इसका आपको समझ में आएगा कैसे राज खुलता है। उसी गाड़ी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी जो पन्नियां हैं, 3 पन्नियां, उन्हें डाला जाता है। अपने 2 दोस्तों से कहता है कि तुम लोग फ़ौरन एक काम करो, झज्जर निकल जाओ, और राखी, इसका एक दोस्त और ये मिलकर वहाँ पर जितने भी खून के धब्बे थे उन्हें साफ़ करते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे सबूत हटाने मिटाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद बाकायदा इस गाड़ी से निकल जाते हैं ये लोग सीधे तौर पर दिल्ली से वृंदावन की तरफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक और तस्वीर जो टोल पर दिखी है,
ये वही गाड़ी है जिसमें लाश के टुकड़े लेकर ये लोग जा रहे थे और किसी को भनक नहीं लगी। यानी कि सोचिए, मटियाला एक्सटेंशन से आप सीधे-सीधे वृंदावन की तरफ निकलते, यानी 160 किलोमीटर दूर इन्हें जाना था। वहाँ पर ये लोग रास्ते में कई सारे सीसीटीवी दिख पड़े, कई सारे टोल पड़े। उन्हें पार करते-करते जब जाते हैं तो रास्ते में यमुना नदी दिखती है। इन्हें समझ में आता है कि लाश यहाँ फेंकना सही रहेगा और ये सारे के सारे मिलकर लाश को उसमें फेंक कर वापस आते हैं, गाड़ी को छोड़ते हैं और इसके बाद ये कातिल एक प्लान और चलते हैं। जो अनुरूप गुप्ता है, उन्हीं के फ़ोन के ज़रिए सबसे पहले परिवार को मैसेज कर दिया जाता है कि अब मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, मैं छुट्टी मनाने के लिए गोवा जा रहा हूँ, आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। यह इसलिए किया गया ताकि परिवार वाले, जो बहन थी, भाई या जो पिता वगैरह हैं, वो कुछ भी खोजने की कोशिश ना करें। पहला, कुछ रिलेटिव्स को किया गया और कुछ जो वर्कर्स इसके साथ काम कर रहे थे उनको मैसेज किया गया कि देखो, अब मैं ये काम बंद कर रहा हूँ, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ और आज 2-3 दिन तक कैंटीन जो है वो बंद ही रखो। वर्कर्स को भी ये मैसेज चला गया। इसके अलावा जिस जगह पर कैंटीन थी वहाँ पर जो देखरेख करते थे, जो इंचार्ज थे, उनको ये मैसेज करता है कि सर अब मैं, मतलब जो कातिल थे वो अनुरूप के फ़ोन से मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर अब मैं सोच रहा हूँ कैंटीन बंद कर दूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मेरे अंदर गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा और मैं कैंटीन बंद करना चाहता हूँ, मैं अकेले समय बिताना चाहता हूँ। इस तरह के मैसेज कर दिए गए ताकि सबको ये लगे कि जो अनुरूप गुप्ता है वो जिंदा है, सही है, लेकिन दुनिया से कटा हुआ है, कहीं दूर जाकर रहना चाहता है और कोई तफ्तीश ना करे। लेकिन जब बहन इस केस में इन्वॉल्व होती है, जब बहन को लगता है कि भाई कहीं गायब है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ये मैसेज उसके नहीं हो सकते, और जब वो पुलिस के पास जाती है तो किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है, कैसे एक रैपिडो ड्राइवर, कैसे एक स्कूटी और कैसे ये जो किया सेल्टोस कार है, इसी के ज़रिए पुलिस जो है पूरे केस को सुलझा कर पता लगा लेती है कि आखिर करोड़पति शख्स का जो कत्ल है वो किसने किया, क्यों किया और उसके जो असली गुनहगार हैं वो किस तरह से पुलिस के शिकंजे में आते हैं। अब आप वो भी समझिए। लगभग 4 दिन बीतने के बावजूद परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था अनुरूप का। लगातार कई फोन किए जा रहे थे, फोन लगातार दूसरी तरफ से स्विच ऑफ बता रहा था। फिर बहन ने सोचा कि मैं किसी बड़े पुलिस अधिकारी को फोन कर उनसे दरख्वास्त करती हूं कि मेरे भाई को ढूंढने में मदद कीजिए। अब उस बड़े पुलिस अधिकारी ने द्वारका में जो स्थित बड़े अधिकारी थे उनसे कहा कि देखिए, आप ये हमारे जानने वाले हैं, आप इनकी मदद कर दीजिए, कई दिनों से परेशान हैं। इसके बाद द्वारका पुलिस एक्शन में आती है, उनसे फिर से पूछताछ होती है कि कितने दिन हो गए हैं गायब हुए। तो बताया जाता है कि 18 तारीख को गायब हो गए थे। ये जो आप गुमशुदगी की जो रिपोर्ट देख रहे हैं, ये जनरल डायरी एंट्री है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 5'11" हाइट थी, गेहुआ रंग था, ये कपड़े पहने थे और ये कई दिनों से गायब हैं। अब पुलिस के पास दूसरा जो सवाल था कि उनके पास गाड़ी थी, तो क्या गाड़ी भी गायब है? परिवार का कहना है कि हाँ, गाड़ी भी कुछ दिनों से गायब है, जब से वो लापता हुए हैं, गाड़ी का भी कोई अता पता नहीं है। अब यहाँ पर फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन गाड़ी को ढूंढना आसान था क्योंकि उस पर आजकल फास्टैग लगा हुआ है। तब उसी फास्टैग के जरिए जब डेटा निकाला गया तो ये जो गाड़ी टोल पर खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं, तो पहली बार किया सेल्टोस देखी गई टोल पर, जहां पर वो वृंदावन के रास्ते जाते हुए नजर आ रही थी। पहली बार सीसीटीवी से जूम करके देखा गया तो अंदर अभी भी गुप्ता जी नहीं थे। अब इसके बाद इस गाड़ी का और भी पता लगाया गया कि क्या वृंदावन के आसपास ये गाड़ी मौजूद है। तो पता ये लगता है दिल्ली पुलिस को कि गाड़ी वृंदावन के डायरेक्ट अंदर भी नहीं गई, वापस नोएडा आ गई है। मतलब सोचिए, ये जो मटियाल एक्सटेंशन है, ये जो कातिल थे 160 किलोमीटर दूर वृंदावन गाड़ी लेके जाते हैं, फिर वापसी जब ये लौटते हैं तो नोएडा आ जाते हैं, जो कि 140 किलोमीटर दूर है। अब इसके बाद पुलिस को भनक तो लग गई कि गाड़ी नोएडा के आसपास तो है। अब बारी थी कि सीसीटीवी खंगालने की, ये काम कहां करते हैं, किधर हो सकते हैं। तो पता लगता है कि छत्तीसगढ़ सदन में इनकी गाड़ी खड़ी रहती है। अब गाड़ी खड़ी होने की बात तो उनको समझ में आ गई। उसके बाद सीसीटीवी खंगाला गया पिछले कुछ दिनों का, 3 से 4 दिनों का, कि वो कब आते थे, किससे मिलते थे, कौन कौन छत्तीसगढ़ सदन में आया होगा। तब पता लगता है कि जो इनकी जो जिस रोज ये गायब हुआ 18 फरवरी को, ये अचानक से एक रैपिडो बुक करते हैं अपने फोन के जरिए। उस रैपिडो ड्राइवर के साथ ये मटिया महल एक्सटेंशन जाते हैं। पहली बार पुलिस को एक लीड मिलती है, जहां पर साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरों में एक रैपिडो ड्राइवर के साथ ये दिखते हैं गुप्ता जी। उसके बाद
पुलिस उस रैपिडो ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश करती है। रैपिडो ड्राइवर मिलता है, उससे पूछा जाता है कि जरा बताओ कि तुमने किस घर में छोड़ा होगा। अब यहां पर रैपिडो ड्राइवर दिन भर में कितने सारे ट्रिप्स करते होंगे, उसने अंदाजे बता दी कि देखिए सर, मैंने इसी इलाके में वहां पर उनको छोड़ा था, मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं कि वो किस फ्लैट में गए, किस कमरे में गए, मुझे जो इलाका यहां पे कहा गया था मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मैं अपने दूसरे ट्रिप के लिए निकल गया। अब पुलिस ने सोचा कि देखो अब तो यहां पर बहुत ज्यादा घर हैं मटियामल एक्सटेंशन में, वो किस घर में गए होंगे, तो उसकी अलग से सीसीटीवी फुटेज निकाली जहां पर ये जो गुप्ता जी ये ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। अब कुछ ही देर बाद उस सीसीटीवी में 3 और लोग उस कमरे में जाते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर 4 से 5 लोग उस कमरे के अंदर मौजूद थे। अब ये कई सारे सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को नजर आता है कि उस इलाके में वो जो 3 से 4 लोग थे रात को फिर से वहां से उतरते हैं, और उतरने के बाद वो दोबारा कहां जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ के सदन में, जहां से गाड़ी को उठाकर ये वापस उसी मटियामल एक्सटेंशन में लेकर आते हैं, जहां पर गुप्ता जी को डर था कि अगर मैं इस इलाके में गाड़ी ले आया तो गाड़ी को आगे पीछे करने में झंझट होगा, और इसलिए वो रैपिडो से आए थे, अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए। तो कातिलों का मंसूबा ये था कि उसमें जो कैश सोना रखा होगा वो हम उसे चुरा लेंगे और गाड़ी को अपने पास ही रखेंगे। अब यहां पर पुलिस को ये सारी चीजें भी मिल गई। उसके बाद जिस तरीके से वनिता ने आपको कहानी बताई कि वो वृंदावन निकल जाते हैं शरीर को काटने के बाद, लेकिन यहां पर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन में इस बात की तस्दीक कैसे की जाए कि वो पॉलिथीन बैग में, क्योंकि गाड़ी में डालते हुए इन सारी फुटेज नहीं थे। अब इसके बाद जब पुलिस को छानबीन करनी थी कि ये जो 4 लोग जो आए गए ये कौन थे, इनको अच्छे तरीके से सीसीटीवी के जरिए चेहरे पहचान में नहीं आ पा रहे हैं, तब उस पूरे इलाके में एक अफसर ने देखा कि वहां पे एक स्कूटी लगातार कई दिनों से, जितनी भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा, एक चीज कॉमन थी, वो थी वहां पर स्कूटी। अब जी ये जो स्कूटी जो खड़ी थी ये ना कहीं जाती थी ना वहां पर कहीं इसको आगे पीछे किया जाता था, जहां थी वहीं पर खड़ी रहती थी। एक पुलिस अधिकारी ने सोचा कि जरा इस नंबर प्लेट से पता लगाया जाए कि इसका मालिक कौन है, और यहां से पहली बार नाम आता है हनी का। ये जो हनी था इसकी कुंडली खंगाली जाती है, पता लगता है कि ये तो गुप्ता जी का बहुत अच्छा खासा दोस्त है। पिछले 1 साल से इनके बीच की जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी, अक्सर साथ में पार्टी भी करते थे, साथ में घूमते थे, इनका एक दूसरे के साथ बिजनेस भी था, और शायद हनी भी इस घर में आया होगा। अब पहली बार हनी को रडार पर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। हनी तो पहली कुछ ही घंटों में टूटता है और साथ ही साथ राखी और अपना नाम बता देता है कि उसने किस तरीके से गुप्ता जी को टॉर्चर किया, उन्हें मारा पीटा, किडनैपिंग किया, दोस्ती का झांसा देकर हनी ट्रैप करवाकर, क्योंकि उसे लगा कि ये जो मर्द है ये 48 साल का हो चुका है, इसकी बीवी नहीं है, इतने पैसे लेकर कहां जाएगा, और इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि इसे लूट लेते हैं। और ये जो लूटने की प्लानिंग में उसने सबसे बड़ा मोहरा या हनी ट्रैप के लिए जो बनाया, सबसे बड़ा मोहरा राखी को बनाया। ये जो राखी थी ये इस तरीके से उसके साथ संबंध बना रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और उसके पैसे पर ऐश करना चाह रही थी। अब यहां पर ये जो गुप्ता जी, उनको लगा कि देखो अब मेरी जिंदगी में तो कोई और है नहीं, और उन्होंने एक तरीके से राखी को ही अपना जीवन मान लिया था, उसके साथ प्यार भरी बातें होती थी, लेकिन शायद ये जो काले मंसूबे थे किसी को समझ में नहीं आए, और जब ये उनके जाल में फंसे तो उसके बाद जो उनकी बॉडी थी वो यमुना नदी के तलहटी में ही मिलती है, टुकड़ों में मिलती है, और इस तरीके से मिलती है कि परिवार को लगा कि जो हमारा बेटा है, भाई है, वो बाहर घूमने गया होगा। और जो डिप्रेशन वाला जो मैसेज था ये जानबूझकर किया गया था कि अगर सबको ये लगे कि ये जो शख्स है इन्होंने खुद ब खुद जाकर अपनी जान दे दी है और इसमें कातिल या हत्यारों को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेगा, लेकिन कातिल एक के बाद एक कई सारी गलतियां करते चलेगा। और उन्हें लगा कि दिल्ली पुलिस के सामने तो हजारों ऐसे केसेस आते होंगे, क्यों एक केस के पीछे दिल्ली पुलिस हाथ धोकर पड़ेगी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस हाथ धोकर पड़ी तो इनकी हालत खराब हो गई। खुद सुनिए उस पुलिस अफसर की जुबानी की, जो उन्होंने किस तरीके से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। ये एक मिसिंग कंप्लेंट आई थी द्वारका पुलिस के पास 23 फरवरी को, जिसमें एक व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी कि उसका भाई जो 48 वर्षीय अनुरूप गुप्ता है, वो लापता है और मिल नहीं रहा है। इसमें डीसीपी सर श्री अंकित सिंह सर ने
एक स्पेशल टीम बनाई एंटी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर साहब के अंडर, जिसने इस मिसिंग कंप्लेंट पे काम करना शुरू किया। इंफॉर्मेशन के हिसाब से अनुरूप गुप्ता सेक्टर 13 द्वारका में छत्तीसगढ़ सदन की कैंटीन चलाते थे। छत्तीसगढ़ सदन का जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पाया गया कि 18 फरवरी की शाम को अनुरूप गुप्ता ने अपनी गाड़ी छत्तीसगढ़ सदन पे पार्क करी और एक रैपिडो ड्राइवर के साथ वो वहां से निकले। अ, इस सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे रैपिडो ड्राइवर को ट्रेस किया गया, जिसने बताया कि इन्होंने 18 तारीख की शाम को अनुरूप गुप्ता को मटियाला एक्सटेंशन पे एक घर के सामने ड्रॉप किया था। मटियाला एक्सटेंशन के सीसीटीवी फुटेज देखने में पाया गया कि अनुरूप गुप्ता अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, बट वहां से बाहर आते हुए उनका कोई फुटेज नहीं है। साथ ही में इस घर में एक स्कूटी पे 2-3 लड़के बार-बार अंदर-बाहर कर रहे हैं। इस स्कूटी का जब ओनरशिप चेक करी गई तो पाया गया कि एक ये हैप्पी नामक व्यक्ति है जो कि हांसी का निवासी है, ये उसकी स्कूटी है। इस इंफॉर्मेशन पे हैप्पी को एप्रीहेंड किया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने ये एक षड्यंत्र रचा था अपने दोस्तों के साथ अनुरूप गुप्ता को मार के उसके सोने की ज्वेलरी चोरी करने का। यहाँ पे ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुरूप गुप्ता सोने की ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन थे। उनकी तस्वीरों में भी दिखता है कि वो हाथ में ब्रेसलेट, गले में हार और उंगलियों में मोटी-मोटी सोने की अंगूठियाँ पहने हुए हैं। इसमें हैप्पी ने बताया कि उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले अनुरूप गुप्ता से छत्तीसगढ़ सदन में ही हुई थी और उन्होंने लालच में उनसे नजदीकी बढ़ाई, उनके साथ उठना बैठना, पार्टी करना शुरू किया। 18 तारीख की शाम को भी अनुरूप गुप्ता को पार्टी का निमंत्रण देके मटियाला एक्सटेंशन में जो घर है वहां बुलाया गया और वहां पे आकर जो मुख्य अभियुक्त है हैप्पी, उसने अपने दोस्त बलराम, भूपेंद्र, राखी और नीरज के साथ उसके हाथ बांधे। उसके बाद उसका मर्डर करके उसके शव को मथुरा में वृंदावन ले जाकर डंप किया गया। जो डेड बॉडी को डंप करने का कार्य है, इसके लिए जो मृतक है उसी की सेल्टोस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। सेल्टोस गाड़ी को छत्तीसगढ़ सदन से लेके आए, उसमें बोरे में मृतक के शव के टुकड़े भरे गए और ले जाके उसको डंप किया। इसमें द्वारका पुलिस की टीम ने मथुरा टोल प्लाजा से जो गाड़ी मथुरा की तरफ गई है और लौटी है, उसके भी फुटेज प्राप्त किए हैं। इस केस में मुख्य बात यह है कि एक मिसिंग कंप्लेंट थी जो कि एक छोटी सी कड़ी थी। उसकी सीरियसनेस को देखते हुए द्वारका पुलिस ने बहुत ही संघर्ष करके इसमें दिन रात एक करके काम किया है और उसका नतीजा ये है कि एक मिसिंग कंप्लेंट को एक मर्डर में तब्दील किया गया और जो परिवार है उसको न्याय दिलाया गया है। तो सुना आपने कि अगर पुलिस चाह ले तो बड़े से बड़े केस को बौना बनाकर उसे फौरन सुलझा सकती है। 23 फरवरी को ये पहली बार पुलिस थाने में मामला एक तरीके से अंकित होता है, उसे रजिस्टर किया जाता है और हाल ही में अब जाकर लगभग 8 से 9 दिनों के बाद इस केस को सुलझाया गया और तब जाकर असली कातिल का चेहरा बेनकाब हो सका। और आपको भी समझा दे, आपको भी सतर्क कर दे, सावधान कर दे कि जो आपसे फौरन दोस्ती और मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कहें, आप उनसे भी थोड़ा सा संभल के रहें। इतनी जल्दी विश्वास करना किसी पर यह भी घातक हो सकता है। इस कहानी से तो कम से कम यही समझ में आता है। इसलिए हम तमाम क्राइम तक के दर्शकों से दरख्वास्त करते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उसे थोड़े से शक की निगाहों से जरूर देखें कि क्या जो आपसे कोई दोस्ती करना चाह रहा है नया शख्स, क्या उसके मंसूबे कहीं कुछ और तो नहीं है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।